Hello dear students, I am back to make the second part of the video of chapter Human Health and Disease. Let's see. हम diseases के बारे में पढ़ चुके थे लेकिन फिर भी यहाँ कुछ important terms और भी हैं जैसे गैम्बूशिया। जहाँ कहीं भी मॉस्किटो लार्वे की आशंका हो वहाँ पर अगर हम गैम्बूशिया फिशेस को छोड़ दें किसी भी पॉन्ड में, किसी भी तालाब में या किसी भी पडल में, डिचेस, गड्ढों में, तो उन एरियाज में ये गैम्बूशिया फिश क्या करेगी, जितने भी मॉस्किटो लार्वे है उनको खा जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के बारे में पूछ सकते हैं। एडीज मॉस्किटो जो स्प्रेड करती है उसको याद रखेंगे। डेंगू और चिकनगुनिया दो बीमारियां हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जिनको हम वैक्सीन की हेल्प से कुछ को हम इरेडिकेट अपने आसपास के एनवायरनमेंट से खत्म भी कर चुके हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स और पोलियो। डिफ्थेरिया, टिटनेस के लिए हमें वैक्सीन बचपन में लग जाते हैं और आजकल तो न्यूमोकोकल वैक्सीन भी काफी फेमस है जो बच्चों को लगाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। इस चैप्टर में आगे जो है दैट इज अबाउट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारी एबिलिटी है, किसी भी इंडिविजुअल की वो एबिलिटी है जिसकी हेल्प से वो इन्फेक्शन से लड़ सकता है। जो डेवलप कौन करता है? इम्यून सिस्टम। इसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी हमारी होती है दो टाइप की, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट जो है एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है, मतलब वो जैसा फर्क वो इस किसी भी पैथोजन में ये फर्क नहीं करती, सबके लिए समान रिजल्ट शो करती है। तो इन्नेट है नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस और ये जन्म से हमारे पास प्रेजेंट होता है। इसके लिए आपको स्पेसिफिकली इनके एग्जाम्पल्स ही याद रखने हैं। जैसे फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर में आता है स्किन और म्यूकस। स्किन तो हमारी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होता है। म्यूकस स्पेसिफिक एरियाज में कहाँ कहाँ रिलीज होता है याद रखना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी, दूसरा आपका जीआई ट्रैक्ट और तीसरा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, जहां पर उसका काम है म्यूकस का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करना। नेक्स्ट जो है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं एसिड जो स्टमक में रिलीज होता है, सलाइवा जो माउथ में है, और टीयर्स जो हमारी आईज में है, जिस जो लाइसोजाइमल एक्शन शो करती हैं, जो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सेलुलर बैरियर्स, जिसमें सेल्स है हमारी बॉडी में जो डिफेंसिव रोल प्ले करते हैं, फाइट करते हैं इन्फेक्शन को, जिनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, मोनोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंटली एग्जाम में जिसके बारे में पूछते हैं वो है साइटोकाइन बैरियर्स, जिन्हें हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स रिलीज कौन करते हैं? आपके वायरस इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करते हैं, जो आपके नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एग्जाम में डिफरेंसेस आ सकते हैं इन्नेट और एक्वायर्ड के बीच में। तो इन्नेट है नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, एक्वायर्ड है स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। इन्नेट जो है जन्म से डेवलप होती है और एक्वायर्ड डेवलप होती है आफ्टर बर्थ, ठीक है। और इसकी एक स्पेशल फीचर है वो है मेमोरी। मींस ये पैथोजन स्पेसिफिक है और साथ में मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट है। मींस एक बार जिस पैथोजन ने आपकी बॉडी में एंटर कर लिया उसको ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी भूलती नहीं है और फ्यूचर में वो कभी भी आपके बॉडी में आएगा वो उसको डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है। तो जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह के रिस्पॉन्सेस बॉडी में डेवलप करती है। एक है प्राइमरी रिस्पॉन्स और दूसरा है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, जब कोई बच्चा नया एडमिशन लेके किसी भी स्कूल में जाता है तो उस टाइम पर उस बच्चे के प्रति हमारा जो व्यवहार होता है दैट इज प्राइमरी रिस्पॉन्स। और जब वो पुराना हो जाता है, हमारा अच्छा दोस्त बन जाता है, तब जब जिस तरीके से हम उसके साथ रिएक्ट करते हैं दैट इज अवर सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हमेशा लो इंटेंसिटी का होता है, इसीलिए सेकेंड टाइम जो भी कोई बच्चा बच्चा कहें कि कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में नेक्स्ट टाइम एंटर करेगा तो हाईली इंटेंसिफाइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स हमारी बॉडी जनरेट करती है और उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करती है। इसीलिए जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है उसको हम कहते हैं एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक। अब इसके बाद जो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है उनको डेवलप करने के लिए हमारी बॉडी के दो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी कौन से? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज, उनकी हेल्प से वो उन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन जो टी सेल्स हैं वो टी सेल्स क्या करते हैं? वो एंटीबॉडीज तो बनाते नहीं, वो क्या करते हैं? वो मैच्योर करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करते हैं ताकि वो
एंटीबॉडीज बना सके। दूसरा काम, टी सेल्स कैसे एक्ट करेंगे? टी सेल्स खुद ही एक्ट करते हैं, उन पैथोजेंस को एनगल्फ करते हैं, फैगोसाइटोसिस करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, या फिर कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिन्हें हम कहते हैं साइटोकाइंस। ठीक है, अब ये जो सामने दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। इस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल पे इस पर्टिकुलर हिस्से में ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। आपकी एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में ये दो बड़ी बड़ी जो चेन्स है जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इन्हें हम कहते हैं हेवी चेन्स, और ये दो छोटे छोटे चेन्स को कहते हैं हम लाइट चेन्स। हेवी चेन्स और लाइट चेन्स आपस में कनेक्टेड होती है डाइसल्फाइड ब्रिज से, और इसको हम एक स्पेसिफिक सिंबल प्रोवाइड करते हैं, दैट इज H2L2। ठीक है, हमारे बॉडी में 4 प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं, जिसमें से IgA टाइप हमें अपनी मदर से मिलती है। IgM जो होती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबॉडी होती है। IgE जो हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और IgG का कोई ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, जिसे हम H2L2 भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे बॉडी के अंदर यदि कोई ऑर्गेनिज्म घुस गया है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म अंदर जा चुका है, तो हमारी बॉडी दो तरह की इम्यूनिटी डेवलप करती है। एक जिसे हम कहते हैं ह्यूमोरल, दूसरी को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है उसको कॉज करता है बी लिम्फोसाइट्स, और वो डेवलप करते हैं एंटीबॉडीज, इसलिए इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड भी कहते हैं। दूसरी जो सेकेंड टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स है वो सेल्स डेवलप करते हैं, कौन से? टी लिम्फोसाइट्स, इसीलिए इसको कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो यहाँ से एक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, किसी बंदे की अगर कोई किडनी है या किसी का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है, यदि वो खराब हो जाता है तो वो उसको ट्रांसप्लांट करवाता है। तो ट्रांसप्लांट जब करवाया उसने, तो कई बार टिश्यू मैच होने के बावजूद भी हमारे टी सेल्स उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज या उसको किल करने के लिए उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में ये जो लिखा है यहाँ पे ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या है? जो हमारा ट्रांसप्लांट ऑर्गन है उसको ग्राफ्ट कहा है। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है कुछ मात्रा में जब टी सेल्स की वजह से रिजेक्शन होता है, ये जनरली तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। इम्यूनिटी पूछें तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और सेल्स पूछें तो दीज आर टी सेल्स। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी किस बेसिस पर? मींस पैथोजेंस या तो हमारी बॉडी में जनरेट हो रहे हैं, या हम उन्हें पैथोजन सॉरी या तो एंटीबॉडीज जो पैथोजन के अगेंस्ट काम करते हैं, वो एंटीबॉडीज या तो हमारी बॉडी में अपने आप जनरेट हो रहे हैं, या हम उनको बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज बॉडी में डाल रहे हैं। उस बेसिस पर इम्यूनिटी दो और प्रकार की होती है, जिसे हम कहते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है, मींस कोई पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट हमारे जो बी सेल्स हैं इंट्रैक्ट करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज टू किल देम। ये टाइप की जो इम्यूनिटी होती है इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, जिसको जो इनिशियली स्लो होती है इसको काफ़ी समय लग जाता है फास्ट रिस्पॉन्स देने के लिए। इसीलिए कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं या ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें हम क्या प्रेफर करते हैं कि हम पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस करा दे बॉडी में, ताकि वो फास्ट एक्शन शो कर सके। तो वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्यूनिटी जिसमें हम रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल्स में सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्नेक बाइट में एंटी टेटनस, या फिर कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या है? मदर मिल्क है, जो इनिशियल मिल्क जिसे हम कहते हैं। तो ये जो मदर मिल्क है हमें मदर से मिलता है, जिसके थ्रू हमें IgA टाइप एंटीबॉडीज मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो एक तो एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जिसमें जब एक होस्ट एक्सपोज होता है एंटीजन से, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो डेड माइक्रोब हो, और उसके रिस्पॉन्स में जब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, इट्स अ टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। और जब हम पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज बॉडी में डालते हैं, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब जैसे यहाँ एक और टॉपिक दे रखा है वैक्सीनेशन का, ये प्रिंसिपल है इम्यूनाइजेशन का या वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन क्या है? जिसमें हम वैक्सीन को बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बाय इंजेक्शन। वैक्सीन एक्चुअली में होता क्या है? वैक्सीन, इसके बारे में एक बार क्वेश्चन भी आया था, ये होता है इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन।
ठीक है, वैक्सीन क्या है, इनएक्टिव पैथोजन है या पैथोजन को वीक कर दिया है उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसका बेसिक पर्पस क्या है, बॉडी में इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारे WBCs के मेमोरी में वो रिकॉर्ड हो जाए, एक मेमोरी डेवलप हो जाए उस पर्टिकुलर पैथोजन की, ताकि सेम पैथोजन हमारी बॉडी में जब एंटर करेगा तो हमारी बॉडी फास्ट और ज्यादा नंबर में एंटीबॉडीज बना सके और क्विकली उस पैथोजन को बॉडी से एलिमिनेट कर सके। ठीक है, तो वैक्सीनेशन का काम क्या होता है, बॉडी को इम्यूनाइज करना है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है बाय डेवलपिंग मेमोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर पैथोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही एक पहले जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन डेवलप की जा चुकी है जो ईस्ट से डेवलप की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एलर्जी। एलर्जी में आपको क्या क्या याद रखना है, एलर्जी क्या है, ठीक है, एलर्जी क्या है, ये एक एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स है। एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स मीन्स ज्यादा वर्स भी नहीं और ज्यादा कोई ऐसी कोई चैलेंजिंग भी नहीं। ठीक है, तो एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का टू सर्टेन एजेंट्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। ठीक है, एग्जैगरेटेड मतलब बेटर कह सकते हो, एक बेटर रिस्पॉन्स है जो इम्यून सिस्टम डेवलप करती है कुछ एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या होते हैं, कोई भी फॉरेन एजेंट जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो इम्यून सिस्टम हमारा जो भी रिस्पॉन्स शो करता है एनवायरमेंट में दैट इज एलर्जी। एलर्जी कॉज करने वाले सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एलर्जेंट्स। ठीक है, अब ये एलर्जिक सब्सटेंसेस जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये इंटरेक्ट करते हैं जब हमारे स्पेसिफिक सेल्स के साथ में। हमारे बॉडी में मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके सरफेस पे प्रेजेंट होती है IgE टाइप एंटीबॉडी मींस, तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होगी दैट विल बी IgE टाइप। अब कौन कौन से एलर्जेंस हो सकते हैं, माइट्स एंड डस्ट। माइट्स होते हैं कीड़े मकोड़े जो डस्ट में प्रेजेंट होते हैं। पॉलन्स हैं जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं। एनिमल डैंडर है, एनिमल स्किन हो सकती है, एनिमल के बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होंगे एलर्जिक रिएक्शंस के, जिसमें छींक आएगी, ठीक है, आंखों से पानी आएगा, नाक बहेगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, अब यहाँ पूछे एलर्जी का मेन कारण क्या है, कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं स्पेसिफिकली। तो जो मास्ट सेल्स के अंदर भरे हुए रहते हैं कुछ केमिकल्स, वो किसी भी, अच्छा चलिए, मास्ट सेल के सरफेस पे होता है IgE टाइप एंटीबॉडी। जब कोई एलर्जन आता है तो वो IgE के साथ में इंटरेक्ट करता है जिसकी वजह से मास्ट सेल्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट होने के बाद कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जैसे हिस्टामिन है, सीरोटोनिन है। ठीक है, तो ये हिस्टामिन और सीरोटोनिन रिलीज होने की वजह से हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर इसको ट्रीट करना है तो हम कैसे ड्रग्स लेंगे, अब हिस्टामिन है तो एंटी हिस्टामिन हम लेते हैं, एड्रेनालिन लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं जिससे हमें जल्दी इससे आराम मिल जाता है। ये किन को होते हैं, जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा होते हैं। ठीक, तो एलर्जी से रिलेटेड ये इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी में ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में याद रख लेना, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे इम्यून सिस्टम्स। इम्यून सिस्टम जो है जिसमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, जैसे लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स की कैटेगरी में आते हैं कुछ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और कुछ होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। याद रखना, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ग्रोथ और मैच्योरेशन होती है और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ये एंटीजन से इंटरेक्ट करते हैं और एंटीजन सेंसिटिव बन जाते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना और यही लिखाना। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का एग्जाम्पल क्या है, बोन मैरो और थाइमस, जहां पे इमेच्योर जो लिम्फोसाइट्स हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, इनके बारे में याद रखना, बुक में दोगुली बातें लिखी हुई हैं। दोगुली बातें हैं, आप दोनों तरीके से आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ओरिजिन होता है, ये डेवलप होती है कहाँ पर, बोन मैरो में और थाइमस में। ओरिजिन डेवलप होती है, मैच्योर होती है और डिफरेंशिएट होती है इनटू बी और टी लिम्फोसाइट्स। डिफरेंशिएट होने के बाद, मैच्योर होने के बाद जो है आपके लिम्फोसाइट्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल्स हैं, पियर्स पैसेज है, पियर्स पैचेस हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, और अपेंडिक्स है। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स साइट प्रोवाइड करते हैं इन लिम्फोसाइट्स को जहां ये इंटरेक्ट करें पैथोजेंस के साथ में डायरेक्टली। ठीक है, उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं तो इफेक्टर्स बन जाते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब यहाँ पर स्पेसिफिकली हर एक ऑर्गन का फंक्शन दिया है आगे वाले पैराग्राफ में, जिसमें दिया है बोन मैरो। बोन मैरो क्या है? मेन लिम्फोइड ऑर्गन है जहाँ सारे लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या? सारे ब्लड सेल्स ही प्रोड्यूस होते हैं। फिर थाइमस का याद रखना, थाइमस आपके हार्ट के पास में प्रेजेंट होता है। हार्ट के पास में जब हम छोटे होते हैं तो ये लार्ज साइज का होता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये डिसअपेयर हो जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। बोन मैरो और थाइमस बहुत ही छोटा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट के लिए, टी लिम्फोसाइट्स के और उन्हीं के मैचुरेशन के लिए। स्प्लीन एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है जो लिम्फोसाइट्स को कैरी करता है, ठीक है। अब स्प्लीन क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज है, तो यहाँ पर ये एक्ट करेगा एज अ फिल्टर फॉर ब्लड बॉर्न पैथोजेंस। लिम्फ नोड्स हैं, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं। लिम्फ नोड्स क्या करते हैं? वो ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और स्पेस उस पर्टिकुलर एरिया में वो एंटीजेंस और जो एंटीबॉडीज जो भी आपकी डेवलप हो रही है या टी लिम्फोसाइट्स हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज द 50%, जो 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसे हम माल्ट भी कहते हैं, ठीक। इसके बाद जो हमारी है, जो नेक्स्ट है, दैट इज, इससे पहले हमने जो भी बीमारियां पढ़ी वो सारी थी हमारी इन्फेक्शियस कैटेगरीज वाली बीमारियां। अब हम पढ़ने वाले नॉन इन्फेक्शियस बीमारियां, जिसमें एड्स के बारे में पढ़ेंगे और एक कैंसर पढ़ेंगे, ठीक है। जो एड्स है, एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी है मीन्स इसमें इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है। सिंड्रोम है मीन्स मल्टीपल नंबर ऑफ सिम्टम्स डेवलप होते हैं। कॉन्जेनाइटल नहीं है मतलब ये पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होता। कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है? रेट्रोवायरस, जो आरएनए कंटेनिंग वायरस है। सबसे पहले ये एचआईवी फैक्ट्री की तरह कौन काम करेगा? मैक्रोफेजेस काम करेंगे। सबसे पहले आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक करने के लिए कौन से सेल्स को ये नुकसान पहुंचाएंगे? टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स का नुकसान पहुंचाएंगे। ट्रांसमिशन कैसे होता है एचआईवी इन्फेक्शन का? फ्लूइड के थ्रू होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट, सीमन के कांटेक्ट की वजह से, ब्लड के कांटेक्ट की वजह से, या सलाइवा के कांटेक्ट की वजह से, ठीक है। जनरल सभी को पता ही होता है इसके क्या क्या कौन कौन से मेजर्स है जिसकी वजह से हम इसको बचा सकते हैं। प्रिवेंशन इज ओनली द क्योर। देन इंपॉर्टेंट लाइन है, देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड सिम्टम। एड सिम्टम्स की अपीयरेंस में और इन्फेक्शन के बीच में हमेशा कोई ना कोई गैप रहता है। ये पीरियड वेरी करता है कुछ मंथ्स से लेकर के मेनी मोर 5 to 10 years। किसी के सिम्टम्स 2 months में ही अपीयर हो जाते हैं, किसी के 2 साल लग जाते हैं, किसी के 10 साल होता है, कभी पता ही नहीं चलता किसी किसी का, और वो खत्म ही हो जाता है। फिर यहाँ टी लिम्फोसाइट्स आपके अफेक्ट होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स अफेक्ट होंगे आपकी इम्यूनिटी उतनी जल्दी वीक हो जाएगी। इम्यूनिटी वीक होते ही आपको क्या होगा? ये बाउट्स ऑफ फीवर, बाउट्स होता है स्मॉल टाइम के लिए, फीवर होगा, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, और डिक्रीज हो जाते हैं टी लिम्फोसाइट्स, इसीलिए इन्फेक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। स्पेसिफिकली इन्फेक्शंस किसकी वजह से होते हैं? कुछ बैक्टीरिया की वजह से, जैसे माइकोबैक्टीरियम है, वायरसेस हैं, फंगी हैं, और इवन पैरासाइट्स हैं, टॉक्सोप्लाज्मा, ये डिजीज कॉज करते हैं। और कंप्लीटली इन्फेक्शन होने की वजह से हम इतने इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं कि हम अपने आप को इन्फेक्शन से बचा नहीं पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ का डायग्नोस्टिक टेस्ट, एचआईवी टेस्ट कह लो या डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स, दैट इज अलाइसा। अलाइसा की फुल फॉर्म याद रखनी है यहाँ पे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से, और ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है। ये लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। हम ट्रीटमेंट जो है इसका वो काफ़ी पार्शली इफेक्टिव है, एंटीवायरल ड्रग से यूज़ करते हैं। आजकल तो काफ़ी डेवलप हो गया है, एंटीवायरल ड्रग्स लेकर के इसको हम किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को लंबा कर सकते हैं, लेकिन उसको मरने से बचा नहीं सकते, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स के लिए, प्रिवेंशन के लिए जितने भी आपके मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन हैं उनको अवॉइड, उसके सामने अवॉइड लिख देंगे, आपके मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन को प्रिवेंशन के मेथड्स बन जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ जैसे नाको का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, या कुछ और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से लोगों को एजुकेट करते हैं। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि आप कैसे लोगों को एड्स स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। इसके बाद में सेकेंड जो इंपॉर्टेंट ड्रेडफुल डिजीज है दैट इज कैंसर, ठीक है। अब कैंसर यहाँ पर हमें क्या स्पेसिफिकली याद रखना है? कैंसर दो टाइप के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। अब ट्यूमर क्या है? नॉर्मली हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, उन सेल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जिसकी हेल्प से वो सेल्स आपस में जब टकराते हैं तो उनकी ग्रोथ वहीं के वहीं स्टॉप हो जाती है, दैट इज द कंट्रोल ग्रोथ। लेकिन जो हमारे जब किसी भी टिश्यू में
सेल्स है अनकंट्रोलेबली ग्रो करते जा रहे हैं और उनकी ग्रोथ को हम स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन उनमें होता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो मास बहुत ज़्यादा मास ऑफ सेल्स डेवलप करते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्यूमर्स। ये ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बिनाइन, बिनाइन का मतलब जो स्पेसिफिक लोकेशन पर भी होता है और दूसरे पार्ट्स में डैमेज क्रिएट नहीं करता। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं जो प्रोलिफरेटिंग बढ़ते हुए सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नियोप्लास्टिक सेल्स। ये सेल्स क्या करते हैं कहीं से, जैसे फॉर एग्जांपल लंग पर एक ट्यूमर डेवलप हो रहा है, उस ट्यूमर में से कुछ सेल्स निकलेंगे, ब्लड के थ्रू मूव करेंगे एंड दे विल मूव अप टू एनी अदर ऑर्गन, स्टमक में जाकर के जैसे कि एक्यूमुलेट हो गए, वहां एक नया ट्यूमर डेवलप कर दिया। उसी ट्यूमर में से कुछ दो सेल्स निकले, दो सेल्स निकल के ब्लड मीडियम के थ्रू गए, इंटेस्टाइन में जाकर इकट्ठे हो गए। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस। इसके बारे में पूछा जाता है कि मेटास्टेसिस कौन सा टाइप ऑफ ट्यूमर शो करता है। दिस मेटास्टेसिस यूजुअली शोन बाय मेलिग्नेंट ट्यूमर, और ये सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की। अब मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, अब कोई भी ट्यूमर है या कोई भी कैंसर है, कैंसर कैसे होता है, उसके कारण, ठीक है। कॉजेस में जैसे मैंने अलग से भी मेंशन कर रखा है, बच्चे पढ़ते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में कि कार्सिनोजेंस क्या हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, जिनकी तीन कैटेगरीज हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल की कैटेगरी में आते हैं आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। केमिकल में निकोटीन है, तंबाकू में जो प्रेजेंट होता है, जो आपके लंग कैंसर कॉज कर सकता है। तीसरा है बायोलॉजिकल, जिसमें कैंसर कॉजिंग वायरसेस हैं और कुछ जीन्स हैं। यहाँ पर कैंसर कॉजिंग वायरसेस क्या करते हैं, हमारे नॉर्मल सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कैंसरस सेल में। फिर यहाँ पे कुछ जीन्स हैं, जैसे यहाँ पे नाम लिखा है सेलुलर ऑन्कोजीन्स और एक प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये जो सेलुलर और प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं, ये हमारे नॉर्मल सेल्स में आइडेंटिफाई होते हैं और कभी किसी पर्टिकुलर कार्सिनोजन के एक्सपोजर में आने की वजह से एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होकर कैंसर डेवलप कर देते हैं, ठीक है। अब कैंसर डिटेक्शन कैसे होगा, कैंसर डिटेक्शन करने के लिए हम जनरली कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, आपको मेथड पता होने चाहिए। सबसे पहला होता है बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जो भी टिश्यू अफेक्टेड है वहां से सैंपल लिया, उसको सेक्शंस में ब्रेक किया और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लिया, हमें डिटेक्ट हो जाता है। या फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, बोन मैरो टेस्ट करते हैं फॉर इंक्रीज सेल काउंट, उनका सेल काउंट करने के लिए। एक नॉर्मल इंडिविजुअल का लिया उन्हीं की फैमिली से और उसका ब्लड सेल लेके, और फिर उनके नंबर्स को वेरी रिलेटिव काउंट चेक करते हैं कि जिसके नंबर ऑफ काउंट ज्यादा होगा दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ ट्यूमर इज डेवलपिंग ओवर देयर। दूसरा जो है यहाँ पे रेडियोग्राफी के थ्रू से, रेडियोग्राफी में हम एक्सरे यूज कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कर सकते हैं। इसमें ये याद रखना पड़ेगा, जो सीटी स्कैन है वो एक्सरे को यूज करता है टू डेवलप 3 डायमेंशनल इमेज। एमआरआई जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज करता है जिसमें नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल होता है और वो एक्यूरेटली डिटेक्ट करने में हेल्प करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्यूमर, ठीक है। अब ट्यूमर का पता चल गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 ही मेथड यूज करते हैं। एक सर्जरी, जिसमें अफेक्टेड टिश्यू को रिमूव कर दिया। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन में हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेडिएशन, जो रेडियो आइसोटोप्स हैं उनका रेडिएशन प्रोवाइड यूज करके पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करते हैं। और तीसरा है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में हम इंटरफेरॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, इंटरफेरॉन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जो हमारे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कीमोथेरेपी और यूज़ की जाती है, जैसे आजकल हिना खान का मैसेज, काफ़ी हिना खान के बारे में काफ़ी प्रचलित हो रहा है कि उसको कैंसर है, कीमोथेरेपी चल रही है जिसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स जो माना जाता है दैट इज़ द हेयर लॉस एंड द एनीमिया, ठीक है। ये हो गया हमारा कैंसर। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। कोई भी ड्रग को एक लिमिटेड अमाउंट में हम यूज करते हैं तो वो हमारे लिए फायदा करती है, लेकिन कंटिन्यूसली उसको यूज करना, एक हैबिट में ले आना, दैट इज द अब्यूज, ठीक है। इसमें जो तीन ही कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स आपको पढ़नी है, ओपियोइड्स हैं, कैनाबिनॉइड्स हैं, कोका अल्कलॉइड्स हैं। जो ओपियोइड्स हैं ये ऐसी ड्रग्स हैं जो स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेंगी। तो ओपियोइड में क्या क्या याद रखेंगे, ओपियोइड हैं ऐसी ड्रग्स हैं जो स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करती है। इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और जीआई ट्रैक्ट में, ठीक है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है हेरोइन, जिसे हम कहते हैं स्मैक। स्मैक को केमिकली अगर हम कहें, केमिकली क्या है वो, डाई एसिटाइल मॉर्फिन है जो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है, ठीक। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है और बिटर होता है। कहाँ से मिलेगा, केमिकली अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो मॉर्फिन को एस्टाइलेशन करके मिलेगा। अगर एक्सट्रैक्ट करना है किसी भी प्लांट से दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पैपेबो सोमनीफेरम या ओपियम पॉपी। अगर
इसके डायग्राम देकर कोई मतलब कोई ये ऐसा चेन स्ट्रक्चर, अगर बंद टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, बंद स्ट्रक्चर है, चेन स्ट्रक्चर, दैट इज ओपियोइड। ठीक, अब ये है क्या, कैसे काम करता है? हेरोइन जो है एक डिप्रेसेंट है। इसको लेते कैसे हैं? स्नॉटिंग, सूंघते हैं या फिर इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, और ये बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। दूसरी कैटेगरी है कैनाबिनॉइड्स की। कैनाबिनॉइड जो है स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो ब्रेन में प्रेजेंट है उनके साथ इंटरेक्ट करता है। कहाँ से मिलेगा? सोर्स क्या है इसका? सोर्स है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट। इन्फ्लोरेसेंस मीन फूलों को, टॉप या लीव्स को यूज करके, या उनके रेजिन को रिलीज, जो रेजिन वो प्लांट्स रिलीज करते हैं उससे। प्लांट का नाम है कैनबिस सटाइवा। यहाँ पे जो केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रहा है, स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड, ये कैसा है? ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कैनाबिनॉइड है। ठीक, अब इसके एग्जांपल्स में ड्रग्स के एग्जांपल पूछ ले तो मारिजुआना, हशीश है, चरस है, गांजा है। ठीक है, इसको कैसे लिया जाता है, कैसे हम इसको कंज्यूम करते हैं? कंज्यूम करने के तरीके में इसे हम इनहेल, सूंघते हैं, ओरली इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, और कैनाबिनॉइड अफेक्ट किस पे शो करेगा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। ठीक है, थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग है दैट इज कोका अल्कोलॉइड और कोकीन। कोकीन, यहाँ से एक चीज याद रखनी है कि कोका प्लांट से मिलती है जो है एरिथ्रोजाइलम कोका, और नेटिव है, कहाँ का है? साउथ अमेरिका का है। ठीक है, ये किसके साथ इंटरफेयर करता है? ये इंटरफेयर करता है डोपामीन के साथ में। डोपामीन जो हमारे ब्रेन में मेन न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, इसको कोकीन भी कहते हैं, कोक या क्रैक भी कहते हैं, जो जनरली सूंघा जाता है। ठीक है, ये अफेक्ट किसको करेगा? ये स्टिमुलेट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, जो क्या डेवलप करेगा? नॉर्मल डोज में, नॉर्मल डोज में सेंस ऑफ यूफोरिया डेवलप करेगा या बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एक्सेसिव डोसेज में ये हैलुसिनेशन क्रॉस करता है। हैलुसिनेशन मीन्स डे ड्रीमिंग, दिन में हम सपने देखते हैं। ठीक है, तो अब इनके प्लांट्स के सोर्सेज के बारे में पूछ ले तो हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज वाले प्लांट्स है एट्रोपा बेलेडोना। जो बेलेडोना जो है इसको जनरली फीवर रिड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है। और एक धतूरा, धतूरा है कैलेट्रोपिस, जो शिव जी पर हम चढ़ाते हैं। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स के नाम याद रखने हैं, जैसे बारबिट्यूरेट्स, बारबिट्यूरेट्स हैं, एम्फिटामीन्स हैं, बेंजोडाइजेपीन्स हैं। इन ड्रग्स को हम यूज करते हैं डिप्रेशन और इंसोम्निया, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जैसी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए। ठीक, अब मॉर्फिन, मॉर्फिन जैसे हमने पीछे पढ़ा था, स्मैक, स्मैक और मॉर्फिन क्या है? इफेक्टिव सेडेटिव्स हैं या पेन किलर्स हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट अफेक्ट जिसके बारे में दिया हुआ है दैट इज टोबैको। टोबैको प्रेजेंट होता है, टोबैको के अंदर एक अल्कोहलाइड प्रेजेंट है, निकोटीन। उस केमिकल सब्सटेंस को हम कंज्यूम कैसे करते हैं? स्मोकिंग से लेते हैं, च्यू चबाते हैं या फिर स्नफ सूंघते हैं। निकोटीन जो है स्टिमुलेट करता है हमारे एड्रेनल ग्लैंड को, जो हमारा इमरजेंसी ग्लैंड है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। स्मोकिंग की वजह से हमारे कैंसर कहाँ कहाँ हो सकता है? लंग्स में हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, थ्रोट में हो सकता है। इसके अलावा ब्रोंकाई में, कोरोनरी हार्ट डिजीज तक हो सकती है। ठीक है, स्मोकिंग की वजह से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट जो हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करता है, क्योंकि 200 to 300 टाइम्स मोर इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे ज्यादा, सेकेंड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड से, और तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन से तो बाइंड करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में और हमारे सेल्स जो हैं सफोकेट होके मरने लग जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सिंपल फीचर्स हैं कि एडोलेसेंस जो है ड्रग या अल्कोहल अब्यूज की तरफ क्यों भागते हैं। ठीक है, कॉजेज हैं इनके, जैसे क्यूरियोसिटी होती है एडवेंचर के बारे में जानने के लिए, एक्साइटमेंट में या एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे स्ट्रेस कंडीशंस में पीयर प्रेशर होता है कि मतलब हम सिर्फ हमें फोर्स किया जाता है कि हम एकेडमिक्स में बेटर परफॉर्म करें, उस कंडीशन में अभी हम ड्रग या अल्कोहल अब्यूज की तरफ चले जाते हैं। ये पर्टिकुलरली किन के लिए? एडोलेसेंट फेज के लिए है। परसेप्शन है कि जैसे यूथ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं उन लोगों की तरफ जो काफ़ी कूल लगते हैं सिगरेट स्मोकिंग करते हुए। टेलीविजन है, मूवीज है, न्यूज़पेपर्स हैं, इंटरनेट है, जो इस परसेप्शन को प्रमोट भी करते हैं। कई बार अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से भी, और अपने हम उम्र के लोगों के साथ के पीयर प्रेशर की वजह से भी हम ड्रग और अल्कोहल अब्यूज की तरफ ले जाते हैं। अब एडिक्शन और डिपेंडेंस, एडिक्शन क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है जिसमें हम एक टेम्पररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में या ड्रग्स और अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद, जिसकी वजह से हमें ड्रग्स की आदत लग जाती है और वो हमें सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लग जाता है। पहली बार हम जब ड्रग यूज करते हैं वो हमें एडिक्शन की तरफ ले जाता है, फोर रनर। ठीक है,
तो डिपेंडेंस क्या है? डिपेंडेंस ड्रग्स के ऊपर वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से हम कई बार कुछ ऐसे मतलब बहुत अजीब से कैरेक्टरिस्टिक और अनप्लेजेंट सिम्टम्स को शो करते हैं जब बीच में हम उन ड्रग्स को लेना बंद कर दें। ठीक है, तब हमारी बॉडी में जो सिंड्रोम डेवलप होता है उसे हम कहते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे एनेक्साइटी। एनेक्साइटी, हमें घबराहट बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, शेकीनेस, बॉडी कांपने लग जाती है, नौसिया में हमारा जी घबराता है, स्वेटिंग, पसीना आने लग जाता है। इसको हम, ये जितनी भी सिम्टम्स हैं दोबारा के दोबारा रिकवर हो जाती हैं जैसे ही हम दोबारा से ड्रग्स कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, तो विड्रॉल सिम्टम्स जो है काफ़ी सीवियर हो सकते हैं, इसमें किसी भी इंसान की जान भी जा सकती है, तो हमें इसमें मेडिकल सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछ लेते हैं, विड्रॉल सिंड्रोम। फिर अफेक्ट्स क्या हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के? ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के इफेक्ट्स में, जैसे मैंने ये कंप्लीट पैराग्राफ है जिसे आप किसी भी इंडिविजुअल में बहुत सारे चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये किस तरह में मैनिफेस्ट का मतलब होता है डिस्प्ले होना। रेकलेस बिहेवियर, रेकलेस बिहेवियर क्या है? मीन्स केयरलेस बिहेवियर। वैंडलिज्म है, वैंडलिज्म में क्या है, एक तरह का ऑफेंस है, जो एक बंदा है वो रूल्स ब्रेक करने लग जाता है किसी से भी बिना परमिशन के। वायलेंस है, हिंसक प्रतिक्रिया, मतलब लड़ाई करेगा सबसे। ज़्यादा ड्रग्स के एक्सेसिव डोसेज की वजह से इंसान जो है कोमा में जा सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, जिसकी किस वजह से कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए, ब्रेन हैमरेज होने की वजह से। सबसे कॉमन वार्निंग साइंस क्या होते हैं कि बच्चा जो है अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, वो स्कूल और कॉलेज से गायब रहने लग जाएगा, पर्सनल खुद को साफ रखने में बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखाएगा, मतलब लोगों से दूर रहने लगेगा, अकेला रहने लगेगा, डिप्रेशन में खिंचता चला जाएगा, थकान रहेगी उसे, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आएगा उसको, काफ़ी रिबेलियस। रिबेलियस कौन होते हैं? जो विरोध करते हैं किसी भी चीज़ का। रिलेशनशिप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में वो ख़राब करेगा, हॉबीज़ में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसके स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाएंगे, इवन उसका वेट चेंज होगा और खाने का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। अगर कोई भी एब्यूज़र है, उसे मनी नहीं मिलेगा तो वो ड्रग्स या अल्कोहल कंज्यूम करने या खरीदने के लिए चोरी करने लगेगा। इसका एडवर्स इफेक्ट और भी है, जैसे एडवर्स इफेक्ट अकेले उस पर्सन को नहीं है जो इन्हें कंज्यूम कर रहा है, इवन उसके आसपास उससे रिलेटेड जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको भी इसका प्रभाव झेलने को मिलता है। जैसे मीन्स फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो जाता है, मेंटल डिस्ट्रेस पूरी फैमिली और फ्रेंड्स को झेलने को मिलता है। ठीक है, तो अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पार्ट और है डिजीज से रिलेटेड, दैट इज सिरहोसिस। जो कंटिन्यूस अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं लॉन्ग टर्म यूसेज में, तब उनके लिवर में सूजन आ जाती है जिसे हम कहते हैं लिवर सिरहोसिस, और अफेक्ट करता है, उसका डैमेज करता है नर्वस सिस्टम को भी। ठीक है, इवन प्रेगनेंसी के दौरान अगर फीमेल मदर जो है वो अल्कोहल कंज्यूम करती है तो वो एडवर्सली अफेक्ट करता है उसके फीटस को, उसके बेबी को। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं अलग अलग तरह के ड्रग्स यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, जिसमें 3 कैटेगरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। एक होती है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, जो होती है सेडेटिव्स, पेन किलर्स होती हैं। एक होती है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं जनरली परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। और डायूरेटिक्स हैं, ये वाटर पिल्स होती हैं, बॉडी में एक्सेस में जो वेट है बॉडी का इन टर्म्स ऑफ वाटर उसको रिमूव करने के लिए। और काफ़ी सारे हॉर्मोन्स भी कंज्यूम करते हैं स्पोर्ट्स में टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ इन बल्क एंड टू प्रमोट एग्रेसिवनेस, और ऑल्सो क्या, अपने एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन जो भी ये स्टेरॉइड्स हैं इनको कंज्यूम करने से इनके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। फीमेल है तो उसमें मेल के कैरेक्टर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर मेल कंज्यूम कर रहा है तो उसमें फीमेल के कैरेक्टर्स। ठीक है, उसके रिलेटेड आप याद करना, जैसे फीमेल्स में अफेक्ट्स दिखा रखे हैं, फीमेल्स में उसमें मेल लाइक फीचर्स डेवलप होंगे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगेगी, मूड स्विंग्स होंगे, डिप्रेशन हो जाएगा, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हो जाएंगी, हेयर ग्रोथ हो जाएगी फेस और बॉडी पे, इवन उसकी क्लाइटोरिस जो है उसका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो एनलार्ज हो जाएगा, वॉइस उसकी भारी हो जाएगी। अगर हम मेल्स में कंसिडर करें, मेल्स में कौन कौन से चेंजेस ऑब्जर्व होंगे, मेल के फेस पर एक्ने डेवलप होगी, वो भी ज़्यादा गुस्से होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, डिप्रेशन होंगे। तो ये इसमें क्या याद क्या रखना है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के कंजम्पशन से फीमेल्स में मेल के कैरेक्टर्स आ जाएंगे, मेल में फीमेल के कैरेक्टर्स। और जो कॉमन है वो कॉमन क्या है, कॉमन में जैसे फेसेस पे हेयर ग्रोथ होना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन में चले जाना। ठीक है, इस तरह के फीचर्स आप याद कर लेना। अब कैसे हम बच सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, तो अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। हर एक बच्चे के पास अपनी अपनी पर्सनालिटी है, तो उसे
अपने आसपास के बच्चों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, उसे अपना स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए एग्जाम में। एजुकेशन है, काउंसलिंग है। एजुकेशन मीन्स एजुकेशन और काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली हेल्प करते हैं टीचर्स और उसके फ्रेंड्स या उनके बड़े। तो उसे अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में झोंक देना चाहिए अगर पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है या स्ट्रेस कंडीशंस हैं तो। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, आपस में कंडीशंस को फिर सॉर्ट कर सकते हैं। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस मीन्स कभी भी किसी को भी अगर पता चलता है, इवन फ्रेंड्स को भी पता चलता है कि हमारा दोस्त है या मेरा ब्रदर है या किसी और का ब्रदर है, वो किसी गलत काम में जा रहा है, तो उसको बिल्कुल समय ना गवाते हुए अपने इन बातों के बारे में अपने टीचर से या अपने फ्रेंड से बात कर लेनी चाहिए, ताकि इनिशियल एरियाज में ही हम उनकी रेमेडीज कर सकें। प्रोफेशनल हेल्प और मेडिकल हेल्प भी ले सकते हैं इस कंडीशन में। तो इस चीज़ों को आप अपने पॉइंट्स में अपने नंबर ऑफ यूज के बारे में बता करके लिख सकते हो। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में बेसिकली डिजीजेस, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहाँ पे आपके एंटीबॉडीज रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। एलर्जी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंटली बहुत सारे टाइप की चीज़ें हैं, तो किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछे आपको क्या दिक्कत है, आपको बस अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। ड्रग्स है, ड्रग्स के सोर्सेज टैबुलर फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर से हार्डली 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो 4 या 5 मार्क के अकॉर्डिंगली इस चैप्टर को पढ़ना है, बहुत अच्छे से करना है। बहुत ही आसान चैप्टर, इजी चैप्टर है और जल्दी से जल्दी रिकवर भी हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार मेरे इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुन लेना, आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, इनको मेमोराइज कर लेना। जो भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उन हाईलाइट पॉइंट्स को अपनी बुक में हाईलाइट कर लेना। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने साइट में लिख रखे हैं उनके बारे में बस आपको अपने लैंग्वेज में आप इनको बहुत ही इजीली लिख सकते हैं और बहुत ही आसान चैप्टर है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।